हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हेमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यूपीपीसीएस जो कि 12 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था उसके पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आने वाले कुछ वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम देखने वाले हैं आने वाली कुछ वीडियो के अंदर। तो क्या बताएं, इनमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट और एज इट इज आपको अच्छे से एग्जाम के अंदर आपको मिल जाए। तो ये जो क्वेश्चन आप हमारे साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आप उस टाइम पे अटेम्प्ट कीजिए और साथ में आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ। किस केस के अंदर संविधान की मूल संरचना को डिफाइन किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मसूर 1964, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। अटेम्प्ट कीजिए आप इसको या फिर आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के अंदर डिफाइन किया था। उसमें उस टाइम पे क्या था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, यानी उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी और जो सुप्रीम कोर्ट था, उनके बीच में राइवलरी चल रही थी कि कौन सुप्रीम है। और पार्लियामेंट बोल रही थी कि पार्लियामेंट के पास में इमेंस पावर है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकती है। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि नहीं, यू हैव लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी को लेकर सब्सिक्वेंट केस आते गए, जिसमें से एक था कि गोलकनाथ केस था। उसके बाद में आता है केशवानंदा भारती केस। और इन्होंने ले डाउन किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या फीचर थे? सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर एंड मैनी मोर थिंग्स। जो सेकंड ऑप्शन है इसको भी हम देख लेते हैं, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इससे पहले एक आया था शंकरी प्रसाद केस 1951 के अंदर। उसमें उस केस ने डिफाइन किया था कि पार्लियामेंट हैव इमेंस पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के किसी भाग को अमेंड कर सकती है। और उन्होंने आर्टिकल 13 के अंदर लॉ जो डिफाइन किया था, लॉ जो वर्ड है उसको डिफाइन किया था कि ये ओनली, इसका मीनिंग है कि ऑर्डिनरी लॉ, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। ठीक है, यानी कि आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं उस टाइम पे 1951 के अंदर। और फिर आता है गोलकनाथ केस, उन्होंने इस रूल को ओवररूल कर दिया और कहा कि नहीं, पार्लियामेंट हैव लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल जो 13 है, इसके अंदर जो लॉ है, लॉ सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी शामिल है। और आप फंडामेंटल राइट जो है उसको अमेंड नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है केशवानंदा भारती केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। जो सी ऑप्शन है चित्रलेखा, ये है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो मैसूर के अंदर थे, उसके अंदर ओबीसी और एसटी को आरक्षण के रिगार्डिंग ये जो जो केस फाइल हुआ था उसके रिगार्डिंग आप इसको ये याद रख लीजिए, एलिमिनेशन टेक्निक में काम आएगा। और क्या बता एचसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन फैच हो जाए, आपको दिख जाए। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है वो यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये जो क्रिमिनलिटी ऑफ द अडल्ट्री जो कानून था, यानी कि सेक्शन 497, इसके खिलाफ जो फर्स्ट अपील जो फाइल हुई थी वो थे यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यानी कि यूसुफ जो बंदा था इसने फाइल की थी। और उसके बाद में रिसेंट के कुछ साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ए assertion एंड अदर इज ए रीजन। तो क्या कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड टू बी ए वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, रीजन क्या दिया इन्होंने? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कन्फर्म द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द पंचायत। ठीक है,
इसके ऑप्शन ये रहे, आप इसमें अटेम्प्ट कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था, इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक आधार स्तंभ प्राप्त वो माना था, आधार स्तंभ माना था हिस्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट इज राइट। और इन्होंने रीजन जो दिया है वो कि 73rd अमेंडमेंट कंफर्म द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायत। ये भी बिल्कुल सही, यानी कि बोथ ए एंड आर राइट, एंड आर इज एक्सप्लेनिंग ए, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन वाज द पंचायती राज पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल ट्राइब एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। किस टाइम पे ये एक्ट पास हुआ था? अटेम्प्ट कीजिए आप इसको। राइट ऑप्शन इज बी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, 1995 और 1996 के अंदर काफी क्लोज ऑप्शन है, बट आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। इसके अंदर शेड्यूल दिए हुए हैं और साथ में सब्जेक्ट है। थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सेवंथ, एट्थ शेड्यूल। और यहाँ पे सब्जेक्ट है, किस शेड्यूल के अंदर क्या सब्जेक्ट है। एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, फॉर्मर फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड affirmations, language, list of subject matter of the laws to be made by the parliament and state legislature। अटेम्प्ट कीजिए आप इसको। देखिए, सबसे पहले देखते हैं सेवंथ शेड्यूल। सभी को पता होता है सेवंथ शेड्यूल के अंदर तीन प्रकार की लिस्ट दी गई है, और सी इक्वल टू फोर, सी का हो जाएगा फोर, यानी कि लिस्ट जो दी हुई है। ठीक है। सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद में एट शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसका हो गया यानी कि सी। और इसके बाद में आता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या है, जो फॉर्म एंड अफर्मेशन ओथ जो होती है उसको बताया हुआ है। और फोर्थ शेड्यूल के अंदर है एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के अंदर जो सीट का बंटवारा होता है उसको ये फोर्थ शेड्यूल के अंदर ये मेंशन है। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर? सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच वन एंड लिस्ट वन, यानी कि एक में कमेटी दी गई है पंचायती राज से रिलेटेड जो कमेटी है वो, और उनके ईयर कब ये कमेटी आई थी। तो इसी के रिगार्डिंग अटेम्प्ट कीजिए आप इसको। बलवंत रॉय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, पी के टंगस्टन कमेटी। ये सामने ईयर दिए हुए, अटेम्प्ट कीजिए आप इसको। देखिए, बलवंत रॉय मेहता कमेटी सबसे पहली कमेटी यही आई थी। ये बनी थी 1957 के अंदर। फिर आती है अशोक मेहता कमेटी 1977 के अंदर। इसके बाद में आती है एल एम सिंघवी कमेटी 1986। उसके बाद में आती है पी के टंगस्टन कमेटी 1988, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट। इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं किस किस कमेटी ने कौन सी बात बोली थी। आप इसको देख के जाइएगा, और लास्ट टाइम भी अच्छी इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था।
कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे डिफाइन है, सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज कीजिए। अटेम्प्ट कीजिए आप इस क्वेश्चन को। और यूनियन, जो फर्स्ट है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए देखते हैं इसमें। यूनियन, द यूनियन एंड इट्स कार्य क्षेत्र जो इसका है, इस ये आता है आर्टिकल 1 to 4। ठीक है। इसके बाद में आता है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है। और इसके बाद में आता है आर्टिकल 12 to 36। ये क्या आता है? ये आता है फंडामेंटल राइट। इसके बाद में आता है डीपीएसपी, आर्टिकल 37 to 51। ठीक है। उसके बाद में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A जो आर्टिकल है वो इसके अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट आ गया ए, देन उसके बाद में थर्ड, फिर फोर्थ एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी नहीं है? और इसके अंदर है टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, to protect and improve the natural environment, to safeguard public property, to respect the national anthem। देखिए इसमें जो आखिरी आंसर है टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर इसमें डिफाइन है। यस है। ये बी ऑप्शन देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। यस, ये भी है। ठीक है। और ऑप्शन फर्स्ट एंड जो थर्ड ऑप्शन इसमें देखिए, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट एंड प्लेस ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस एंड टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो है ऑप्शन फर्स्ट, ये इसके अंदर ही इंक्लूड हो रहा है कहीं ना कहीं। ये मोर वाइडर वर्जन, ये काफ़ी कम इसका स्कोप कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये भी मेंशन है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन मेंशन नहीं है। ठीक है। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट अगर ऐसे काउंट करोगे तो इसके अंदर ये काउंट हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ये डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट बाय। अटेम्प्ट कीजिए आप इसको। राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट बना वो था सी ऑप्शन, यानी कि 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर आया था। ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया था उसके रिगार्डिंग है ये 103 जो है। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं और उसके सामने है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो भी इलेक्टेड बंदे आते हैं उनकी संख्या कितनी है, इलेक्टेड प्लस में जो नॉमिनेट हो गए आते हैं वो भी साथ में। ठीक है। तो कितनी संख्या ये दिखाया गया, आप इसमें ऑप्शन देखिए।
और अटेम्प्ट कीजिए इसको। गोवा की 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 403 है, उत्तराखंड की 70 है। ठीक है, और यहाँ पर जो मणिपुर है उसकी कितनी सीट है, उसकी है 60 सीट। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट, ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर टू और मोर स्टेट कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय। जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो दो या दो से अधिक स्टेट के द्वारा कौ- कौन है जो इसको कंडक्ट मतलब उसको बनाता है। अटेम्प्ट कीजिए आप इसको। देखिए, लास्ट ऑप्शन है लोकसभा। लोकसभा इसको नहीं बुलाती है, अकेले इसके पावर में पावर नहीं है। ये इसके अंदर सिर्फ एक पावर है कि जो मनी बिल है वो डिफाइन करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, कि वो मनी बिल है या नहीं है, ये डिफाइन कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। ये इसके स्पेशल पावर मान लीजिए आप। लेकिन ये जॉइंट संयुक्त जो लोकसभा आयोग है उसको ये नहीं बनाता है। ठीक है। एंड सी ऑप्शन देखिए आप, राज्यसभा, ये भी नहीं है। इसकी स्पेशल पावर क्या है, ये ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस, जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया। ये तीन जो सर्विस है और ये ऑल इंडिया सर्विस है और ये क्रिएट कर सकती है राज्यसभा। ठीक है, ये इसका यूनिक स्पेशल पावर है। ये भी नहीं है, इसका ऑप्शन होगा बी, पार्लियामेंट। अगर दो या दो से अधिक स्टेट इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारे लिए जॉइंट जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है इसका गठन कीजिए, तो ये पार्लियामेंट करती है। ठीक है, और यूपीएससी के इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड नहीं है, कौन सा आंसर होगा, देखिए इसमें लोकसभा दी गई है और साथ में दी गई है इलेक्शन ईयर, यानी किस लोकसभा के कौन से टाइम पे इलेक्शन हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज आल्सो राइट, थर्ड इज राइट। लेकिन जो ऑप्शन डी यानी कि सेवंथ जो लोकसभा इलेक्टेड होके आई थी वो उसका इलेक्शन हुआ था 1980 के अंदर। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये अपने पॉलिटी क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर के वीडियो मैं सब्सिक्वेंट वीडियो के अंदर लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।